प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता तमाम दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। शॉर्ट नोट्स पे आपने यहाँ पे तशरीफ लाके हमारी आवाज़ को यहाँ के अरबाबी इक़्तिदार तक पहुँचाने में जो अहम रोल आपने आज तक किया है उसके लिए आप काबिल तारीफ़ है। मैं अपने तमाम मुलाजमीन की तरफ से, अपने आर्जी मुलाजमीन की तरफ से, 4.5 लाख मुलाजमीन की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपको मालूम है कि आज की बजट तकरीर में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आरजी मुलाजमीन के हवाले से जो जिक्र किया उसमें उन्होंने जिन शब्दों का इंतखाब किया था और उन शब्दों से लग रहा था कि वो हमारे मामले से बाखबर है, इल्म रखते हैं, इल्मियत रखते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये दीरीना लॉन्ग पेंडिंग ह्यूमन इशू है। इन्होंने डिफिकल्ट कंडीशंस में यहाँ के अवाम की खिदमत की है। इन्होंने अपनी जिंदगी का प्राइम टाइम यहाँ के अवाम की खिदमत में, यहाँ के सरकार की खिदमत में दे दिया है। तो और वो भी विदाउट जॉब सिक्योरिटी, ऐसे शब्दों का इंतखाब उन्होंने किया। और सीएम साहब ने अपनी बजट तकरीर में बहसीत फाइनेंस मिनिस्टर हाउस को एश्योर किया, ये यकीन दहानी दी कि जो कमेटी हमने तश्कील दी है उसके रिपोर्ट की बुनियाद पे हम एक स्ट्रक्चर्ड और फेज रोड मैप सामने लाने जा रहे हैं इन कमिंग पीरियड, और जिसमें उन्होंने रेगुलराइजेशन लफ्ज का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि डिग्निटी, जॉब सिक्योरिटी और इनके स्टेबल फ्यूचर का उसमें ख्याल रखा जाएगा। जहां तक वजीर आला साहब की बजट तकरीर का ताल्लुक है, इस बजट तकरीर से ऐसा लग रहा था कि वजीर आला साहब यहाँ के आरजी मुलाजमीन की सूरत हाल से, जिस किस्म पुरसी की हालत में वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, उन सब से वो वाकिफ है, इल्मियत है उनको। तो हमें तवक्का थी कि इस इल्मियत की बुनियाद पे, इस सूरत हाल से जो वाकिफ है, बाखबर है, इस बुनियाद पे हमारी मुकम्मल मुस्तकिली रेगुलराइजेशन का आज के बजट तकरीर में ऐलान किया जाएगा। क्योंकि 11 मार्च 2025 में ही उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि आने वाले बजट सेशन में हम मुलाजमीन को, आरजी मुलाजमीन को खुशखबरी का सुनाएंगे और इस हाउस के सामने, ऑनरेबल मेंबर्स के सामने एक खाका रोड मैप पेश करेंगे। और हमें तवक्का थी कि आज रेगुलराइजेशन के साथ साथ मुकर्रर करदा वक्त का भी ऐलान किया जाएगा। मगर बजट तकरीर पूरी सुन के और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ऐसा लग रहा है कि यहां के आरजी मुलाजमीन के इंतजार की मुद्दत में और ज्यादा इजाफा किया गया है। ये इंतजार की मुद्दत में इजाफे के सिवा कुछ भी नहीं है। हम और आज की जो बजट तकरीर थी वजीर आला साहब की बहसीत फाइनेंस मिनिस्टर, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से इस सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा। जिस कमेटी को आपने 11 मार्च 2025 का ऐलान किया था, जिस कमेटी को कानछूट करने का ऐलान आपने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस किया था, 2 कमेटियों का ऐलान हुआ था। एक ऑनरेबल एमएलएस की तनख्वाह में इजाफे के लिए और एक्स एमएलएस के पेंशन में इजाफे के लिए, एनहांसमेंट के लिए की गई थी। उसका रिपोर्ट आ गया, उस पर शायद इसी बजट में फैसला किया जाएगा और इनकी तनख्वाह 3,01,000 की जाएगी। और जो उसी वक्त कमेटी आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली के हवाले से बनाई गई, उसमें मुकर्रर वक्त किया गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब रिपोर्ट पेश करके, रोड मैप तैयार करके हाउस के सामने और पब्लिक के सामने रखेंगे। लेकिन हम आज आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि उस कमेटी का रिपोर्ट कब आएगा। अगर आपने 6 महीने दे थे तो 6 महीने के बजाय आज 11वां महीना चल रहा है, रिपोर्ट कहां है? अगर उसमें टाइम लग सकता है, क्या सरकार की तरफ से अभी तक कोई
آرڈر سامنے آ گیا ہے جس میں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اس مدت تک اس ماہ تک رپورٹ پیش کر سکتے ہیں، یا کوئی ڈائریکشن ایسی گئی ہے جنرل ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے جس میں اس کمیٹی کو واضح ہدایات دیے گئے ہیں کہ آپ کب رپورٹ پیش کرو گے؟ ان سے پوچھا گیا ہے؟ اس حوالے سے تو سرکار خاموش ہے۔ اور دوسری بات، جس ریگولرائزیشن لفظ کا آج وزیر اعلیٰ صاحب نے استعمال کیا، کون سی ریگولرائزیشن پالیسی وہ بنانے جا رہے ہیں؟ کیا اس پالیسی میں وہ سارے مراد ہوں گے جو یہاں کے کنفرمڈ امپلائیز کو دیے جا رہے ہیں، جس میں ہمارا بیسک پے ہے، گریڈ پے ہے، ڈی اے ہے، میڈیکل ہے، ایچ آر اے ہے، سی سی اے ہے، جس میں 2.5 دن کی اضافی تنخواہ ہے، یو ٹی بننے کے بعد جو مرکزی ملازمین کو مراد دیے جا رہے ہیں، جو یہاں کے کنفرمڈ امپلائیز مراد لے رہے ہیں، چلڈرن ایجوکیشن الاؤنس، ٹرانسپورٹ الاؤنس، ہائر ایجوکیشن الاؤنس، جو مراد یہاں کے ملازمین لے رہے ہیں، کیا اس پالیسی میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کیا اس پالیسی میں وہ ہوں گے؟ کیا اس پالیسی میں ان ریٹائر ملازمین کا ذکر ہوگا جو آج تک ریٹائر ہو گئے ہیں، جو ہونے والے، جو اگر آپ فیزڈ مینر کی بات کر رہے ہیں، جو آنے والے سالوں میں ہمارے ساتھی 20 25 برس 30 برس سرکار کو دینے کے بعد ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، کیا ان کا ذکر اس پالیسی میں ہے؟ جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے سرکار کو، کیا اس پالیسی میں اس کا ذکر ہے؟ جو دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے ہیں، آپ نے پرسوں ہی دیکھا ہوگا یہاں کے عارضی ملازمین نے کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی، دن رات محنت کر کے شدید برفباری میں، بھاری برفباری میں عوام تک پینے کا پانی 6 فٹ 7 فٹ برف کاٹ کے عوام تک پینے کا پانی بہم پہنچایا۔ واٹر سپلائی، بجلی، آپ نے ترسیلی لائنوں پہ دیکھا ہوگا، ہمارا ایک عارضی ملازم بھائی، اس نے ترسیلی لائن کو مرمت کرتے کرتے اپنی جان دے دی، جام شہادت نوش کیا اس نے۔ اس طریقے سے کئی افراد جو آج تک دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے ہیں، کیا ان کا ذکر اس پالیسی میں ہے؟ جو لوگ عمر بھر کے لیے ناخیز ہو گئے ہیں، جن کے بازو کٹے ہیں، جن کے ہاتھ کٹے ہیں، جن کے ٹانگیں کٹے ہیں، جو عمر بھر کے لیے اپنے افرادی خانہ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان کی دوائی کا خرچہ، مختلف خرچات ان کے، کیا ان کا اس پالیسی میں ذکر ہے؟ جس سٹیبل فیوچر کی آپ نے بات کی ہے، وہ سٹیبل فیوچر کیا ہے؟ جن لوگوں کو آپ انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ فیزڈ مینر میں ریگولرائزیشن کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کو ریگولرائزیشن کے لیے، ریگولرائز ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، ان کے لیے تنخواہ میں اضافہ کیا گیا نہیں کیا گیا؟ آج کے بجٹ سیشن میں منیمم ویج ایکٹ کے حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا۔ ڈپٹی سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ 2022 میں منیمم ویج ایکٹ کا اطلاق یہاں پہ ہو گیا۔ اس وقت کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب منوج سنہا صاحب نے، میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے جو کمیٹی اس وقت تشکیل دی تھی منیمم ویج میں انہانسمنٹ کے لیے، اس نے 6 مہینے، وجے بھٹناگر صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین تھے، انہوں نے 6 مہینے ایکسرسائز کر کے 11 روپے کا اضافہ کیا۔ کیا وہ 11 روپے کے اضافے کو منیمم ویج ایکٹ کا نام دے رہے ہیں؟ اور انہوں نے اپنی تقریر میں پرسوں ایک سوال کے جواب میں ایوان اسمبلی میں یہ کہا تھا کہ جب مرکز میں منیمم ویج لاگو ہوگا، آرڈر ایشو ہوگا، تو یہاں پہ بھی ہوگا۔ مرکز نے 26 ستمبر 2025 کو منیمم ویج کا اعلان کیا ہے، انہوں نے 800 سے لے کر 883 سے لے کر 1035 روپیہ پر ڈے کے حساب سے عارضی ملازمین کو مقرر کی ہے اجرت، وہ ابھی تک یہاں پہ لاگو نہیں کیا گیا ہے۔ آپ منیمم ویج کس کو نام دے رہے ہیں؟ اور جو لوگ اب ریگولرائزیشن، جو سرکار ریگولرائزیشن سامنے لانے جا رہی ہے، جن لوگوں کو آپ انتظار کرنا پڑے گا اپنی ریگولرائزیشن کا، ان کو تب تک منیمم ویج کیا دیا جائے گا؟ سرکار سے ہمارا یہ سوال ہے۔ فیزڈ مینرز کیا ہے؟ کتنے فیزز میں ہمارے عارضی ملازمین کو ریگولرائز کیا جائے گا؟ کتنے مرحلوں میں کیا جائے گا؟ کتنے لوگوں کو کب، کیسے، ان کی ویریفیکیشن کس لیول پہ ہوگی؟ کہیں ایسا نہ ہو جو SRO 520 میں 61,000 ملازمین کے حوالے سے جو پالیسی بنائی گئی تھی، جس میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ اس میں 7th پے کمیشن کی امپلیمنٹیشن کے بعد امینڈمنٹ کیے جائیں گے،
तरमीम इसमें किया जाएगा। फिर उन्होंने 4 साल में 600 बंदों को रेगुलर किया। उसमें तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पूरी उम्र लग जाएगी। हम पूछना चाहते हैं कितने फेज में करना चाहते हैं, कितने लोगों को करना चाहते हैं, उसका जिक्र होना चाहिए। क्या ये रेगुलराइजेशन अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट्स होगी? क्या ये रेगुलराइजेशन सुपरनमरी पोस्ट्स के अगेंस्ट होगी? क्या ये रेगुलराइजेशन इसमें प्रमोशन के मौके होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि पिछले जो रिपोर्ट्स थे उनमें यह लिखा गया था कि चेंज ऑफ डिजिग्नेशन नहीं होगी, उसमें यह कहा गया था कि ये प्रमोट नहीं होंगे 20-25 बरस के बाद। क्या आज की जो रिपोर्ट है उसमें क्या है क्या नहीं है? क्या उसमें यहां के आरजी मुलाजमीन के नुमाइंदों को, क्या यहां के एम्प्लॉय ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो 4.5 लाख मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, क्या हमको एतमाद में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? एक अफसोस तो यह भी है कि प्री बजट डिस्कशन में सारे स्टेक होल्डर्स को लिया गया, लेकिन मुलाजमीन के मुतालबात के हवाले से जो बात आज बजट में रखनी थी, इस हवाले से हमारे साथ कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। हमारे मसाइब, हमारे मुतालबात, हमारे जो मुश्किलात है, उस हवाले से हमको पूछा नहीं गया। अपनी जो इनकी रिवायत, जो हस्बी रिवायत प्री बजट डिस्कशन मुलाजमीन के साथ करते थे, वो भी नहीं हुई। अब हमारा मुतालबा होगा यहां की सरकार से, खासकर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो कि यहां के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी है, उनसे हमारा मुतालबा होगा, हमारी गुजारिश होगी, अदबन एहतरामन गुजारिश होगी कि जिस दिन वो बजट पर सवालों के जवाब देंगे, तो हमारी पूरी उम्मीद है कि उस दिन वो इन सारे सवालों को, इन सारे जो इस वक्त एक इंतशार पैदा हुआ, जो एक उलझन तजस्सुब पैदा हो गया है कि पॉलिसी क्या है क्या नहीं है, इन सारे सवालों का वो जवाब देंगे। क्योंकि उन्होंने खुद इस चीज का ऐलान किया था कि जो पॉलिसी, जिस कमेटी का इन्होंने इनकार किया, जिस कमेटी का उन्होंने ऐलान किया था 11 मार्च 2025 को, उस कमेटी का रिपोर्ट हाउस की अमानत है, उसको हाउस के सामने पेश किया जाएगा। तो हम तवक्को रखेंगे, हम उम्मीद रखेंगे कि जो आरजी मुलाजमिन की रेगुलराइजेशन के हवाले से रोड मैप तैयार किया गया है, ये रोड मैप बजट पर जब सवालों का जवाब वजीर आला साहब फाइनेंस मिनिस्टर देंगे, उस दिन इसको पेश किया जाएगा। कहीं ये पॉलिसी ऐसी ना हो। SRO 520 हमने उस वक्त इसलिए कबूल किया था कि उसमें हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी, हमारे साथ वादा किया गया था PDP और BJP की सरकार ने, उस वक्त के ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कि 7th पे कमीशन मुकम्मल होने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद, लागू होने के बाद इसमें तरमीम किए जाएंगे और आपके वो सारे मुराद दिए जाएंगे जो यहां के 4th क्लास एम्प्लॉयज दे रहे हैं। अगर ये पॉलिसी फिक्स्ड पे होगी, अगर ये पॉलिसी हमारा कंसोलिडेटेड पे होगा, रेगुलर एंगेजमेंट होगी, तनख्वाह में इजाफा खाली होगा और हमारे फ्यूचर को सुने बगैर, हमारे फ्यूचर के हवाले से सोचे बगैर इसका ऐलान किया जाएगा, तो हमारे पास फिर कोई चारा नहीं है कि हम सड़कों का रुख करें, हम एहतिजाज का रुख करें, जिसका हमें आईन और जमहूरियत ने हक दिया है। मेरी मुलाजमीन से भी गुजारिश होगी वो सब्र तहम्मुल से काम ले, वजीर आला साहब के बयान का इंतजार करे। अगर वजीर आला साहब ने एक मुलाजिम दोस्त पॉलिसी का ऐलान करके मुलाजिम दोस्त पॉलिसी हाउस के सामने और पब्लिक के सामने रखी, तो हम दुआई देंगे। एक दीरीना मामला है जिसको हल किया जाएगा, इंसानी मामला जिसका उन्होंने आज खुद जिक्र किया। और अगर ऐसा नहीं किया गया, अगर ये फरेब साबित हुआ, अगर ये सियासी जुमला साबित हुआ, अगर ये वक्त गुजारी के लिए और सरकार की कारगुजारी के लिए उन्होंने हमें ललचाने के लिए ये आज की बात पेश की, तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम सड़कों का रुख करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहां के सरकार पर आयद होगी। इसके अलावा उन्होंने अपने इलेक्शन मंशूर में एक तो रेगुलराइजेशन का जिक्र किया था, जिस पर उन्होंने वोट लिए थे 61,000 खानदानों से 4.5 लाख मुलाजमीन से, क्योंकि बर्निंग इशू इस वक्त यही 2 है, 3 है जिस बुनियाद पे उन्होंने लोगों से वोट लिए थे। एक तो रेगुलराइजेशन का मामला, आरजी मुलाजमीन का मामला जो मुख्तलिफ महकमों में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, कॉर्पोरेशन में, ऑटोनोमस बॉडीज में है। दूसरा मिनिमम वेज एक्ट जो पूरे मुल्क
में लागू है, लद्दाख में भी लागू है। वहां पे 26,000 से 45,000 रुपए दिए जा रहे हैं और यहाँ पे 9,300 रुपए दिए जा रहे हैं। और दूसरा जो उन्होंने ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन, लगभग हमारे 1,20,000 के करीब ऐसे मुलाजमीन है 2010 के बाद, गेस्टेड नॉन गेस्टेड मुलाजमीन है, 4th क्लास एम्प्लॉइज है, जो 2010 के बाद तैनात हुए और उनके साथ वादा किया गया, उनसे इस बात पे वोट लिया गया इलेक्शन मंशूर में कि ओल्ड पेंशन की रेस्टोरेशन हो जाएगी जैसे बाकी स्टेट्स में हो गई। और तीसरी बात, जो हमारे पब्लिक सेक्टर स्टूडेंट्स है उनको रिवाइवल किया जाएगा, उनमें तब्दीली लाई जाएगी, उनका बजटरी सपोर्ट के हवाले से सोचा जाएगा, उनका एक बार फैसला किया जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है, और आंगनवाड़ी वर्कर्स के हवाले से तो हमें पूरी उम्मीद है इन सारे सवालों का जवाब आने वाले दिनों में हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सड़कों का रुख करने के सिवा, जदोजहद का ऐलान करने के सिवा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।